आजकल इंटरनेट पे स्मार्टफोन्स की तारीफ मोस्टली जेब से होती है, लेकिन काफी टाइम बाद एक ऐसा फोन आया है जिसकी तारीफ लोग दिल से कर रहे हैं। और तारीफ हो भी क्यों ना, फिजिकल फॉर्म फैक्टर से लेकर सॉफ्टवेयर डिजाइन लैंग्वेज तक ये पूरा आईफोन वाली कैरी करता है। प्लस आईफोन से बहुत ज्यादा फीचर्स भी है इसके अंदर, जैसे एक डेडिकेटेड 5x टेलीफोटो लेंस, 6500 mAh की बड़ी बैटरी, UFS 4.1 वाली 256 GB की स्टोरेज, और ये सब सिर्फ 55,000 रुपए में। अभी फिलहाल मैं 3 फोन यूज कर रहा हूँ, S26 Ultra, iPhone 17 और OnePlus 15। S26 Ultra प्राइमरी फोन है और अभी जितने पैसे मैंने इसके ऊपर लगाए हैं उतने पैसे मैंने इसकी वीडियो बनाकर वसूल नहीं करे, तो ऑब्वियसली इसे बेच नहीं सकते। इसके बाद iPhone 17, इसके भी पैसे वसूल नहीं हुए। और एज अ क्रिएटर एप्पल इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे काम है जो आईफोन और मैकबुक में बहुत अच्छे से होते हैं, तो मैं इसे भी नहीं बेच सकता। बच गया ये OnePlus 15। अब इसके अंदर सिम भी नहीं थी, बट क्योंकि ऑक्सीजन OS इतना स्मूथ है तो मुझे ये चलाने में बहुत मजा आ रहा था। बट क्योंकि पैसों का जुगाड़ करना था तो मैंने इसे बेच दिया और मैं खरीद के ले आया Xiaomi 17T। और आज इस फोन को यूज करते हुए मुझे करीब 20 दिन हो चुके हैं और मैं अपने OnePlus 15 को बेचकर पछता रहा हूँ। चलो सब कुछ बताता हूँ, बट शुरू करते हैं इसकी पहले अच्छी बातों से। इस फोन का साइज ऑलमोस्ट हर यूजर के लिए एक परफेक्ट साइज है। 6.3 इंच थोड़ा छोटा हो जाता है, 6.9 इंच थोड़ा बड़ा हो जाता है, और ये इन दोनों के बीच में आता है ऑलमोस्ट परफेक्ट साइज। इवन Xiaomi ने इसके कॉर्नर्स को भी बिल्कुल आईफोन जैसा रखा है। अगर आप आंख बंद करके इन दोनों फोन को फील करोगे बिना इसके कैमरा मॉड्यूल को छुए, तो आपको लगेगा कि ये भी कोई आईफोन ही है। तो साइज और वेट डिस्ट्रीब्यूशन से मैं बहुत खुश था। इसके बाद इस फोन की जो सबसे बेस्ट चीज है वो है डिस्प्ले। ये एक 12-बिट पैनल है जो 100% DCI P3 गैमेट को सपोर्ट करता है, विच मींस कि ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल कलर प्रोड्यूस करता है। और रात को इस फोन को लो लाइट में यूज करने पे आपका सर दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग दे रखी है। और ब्राइटनेस के मामले में भी फोन में कोई कमी नहीं। कमी है इसके LTPS पैनल के अंदर। एक तो इस प्राइस के अंदर LTPO मिल जाना चाहिए, क्योंकि कई ब्रांड्स हमें देते हैं, बट स्टिल चलो LTPS मिला है, लेकिन उसकी बड़ी प्रॉब्लम सुन लो। LTPS का मतलब होता है कि फोन कंटेंट के हिसाब से अपने रिफ्रेश रेट को 30, 60 और 120 पे अपने हिसाब से स्विच करता रहेगा। इससे आपकी बैटरी बहुत बचती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको यूज करने के लिए आपको ये डिफॉल्ट वाला ऑप्शन ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस डिफॉल्ट को यूज करने पर बहुत सारे ऐप्स सिर्फ 60 हर्ट्ज पे चलते हैं, इसीलिए मुझे इसे 120 हर्ट्ज पर हमेशा फोर्स करके रखना पड़ा। और उसके बाद भी कुछ ऐप्स 120 पे नहीं चल रहे थे, उसको आपको मैनुअली एक एक करके करना पड़ेगा। और ये करने के बाद सारे ऐप्स बहुत स्मूथ चलने लगे, लेकिन इसका असर मैंने बैटरी लाइफ पर देखा, जो आपको बाद में पता चलेगा। मतलब ये फोन आपको एक चॉइस देता है, आप चाहो तो एक अच्छी बैटरी लाइफ ले लो या फिर एक अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस, दोनों आपको नहीं मिलेगा। बाकी इस डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दे रखी है, जो कि बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा। देखो ये मेरा S26 Ultra है, जिस पर मैंने 200 रुपए वाला टेम्पर्ड ग्लास डे 1 पर लगा रखा था। अब टेम्पर्ड लगाने के बाद कोई भी बहुत प्यार से तो रखता नहीं है फोन को, बट स्टिल इसके अंदर देखो स्क्रैचेस बहुत ही मिनिमम है। लेकिन इसको मैंने पहले 10 दिन के लिए बिना टेम्पर्ड के यूज करने का सोचा, और आप खुद देख सकते हो कितने सारे स्क्रैचेस इसमें आ रखे हैं, जबकि मैं अपने फोन्स को बहुत ज्यादा प्यार से रखता हूँ, स्पेशली जब उस पर टेम्पर्ड ना लगा हो। यहाँ पर इस फ्रंट कैमरा के सामने भी एक मेजर स्क्रैच आ रखा है, जिसकी वजह से रात के टाइम में आपको बहुत ज्यादा लेंस फ्लेयर देखने को मिलता है। तो अगर आप गोरिल्ला ग्लास 7i वाला कोई भी फोन लेने का प्लान करते हो तो उसका प्रोटेक्टर गलती से भी मत उतारना। बाकी इस फोन में मुझे जो दूसरा डाउनग्रेड फील हुआ वो है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। OnePlus 15 में मुझे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता था, जिसकी पोजीशनिंग भी बहुत अच्छी थी। ये वाला ऑप्टिकल भी है और इसकी पोजीशन भी बहुत नीचे है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा फील तो नहीं करा। काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन फीलिंग वाली बात है वो इतनी अच्छी नहीं है। बाकी इसके अंदर HDR, डॉल्बी विजन सबका सपोर्ट सारे एप्स के अंदर मिल जाता है। तो अगर आपके पास 200 रुपए पर मंथ से महंगा वाला नेटफ्लिक्स का प्लान है तो आप इसके भी मजे ले सकते हो। लेकिन याद रहे ये 6.6 इंच डिस्प्ले है, ये हमेशा 6.9 इससे इमर्सिवनेस के मामले में थोड़ा पीछे ही रहेगा। इसके बाद इसके हैप्टिक्स और उसका इंप्लीमेंटेशन वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हर जगह जब भी फीडबैक मिलता है बहुत प्रीमियम फील होता है। बस प्रॉब्लम एक है, जैसे मैं यहाँ ट्विटर पे या होम स्क्रीन पर इसके वॉल्यूम बटन को दबाकर रख रहा हूँ तो यहाँ पर प्रॉपर फीडबैक मिल रहा है, लेकिन मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर यही काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई फीडबैक नहीं मिल रहा। तो ये बस काइंड ऑफ अटेंशन टू डिटेल वाली बात है, थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर की बात हम उसी टाइम पे करेंगे। चलो ये वो बातें थी जो इसमें बहुत अच्छी हैं। अब उन चीजों की बात करते हैं जो है तो अच्छी, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती थी। जैसे सबसे पहला है द बिल्ड क्वालिटी। देखो 50,000 से ऊपर का फोन है तो ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी बुरी तो नहीं हो सकती। बस मुझे 2 फीडबैक देने हैं। पहला
ये साइड प्लास्टिक की है जो 50,000 रुपए के फोन में उतना अच्छा नहीं लगता। दूसरा, इसके अंदर IP68 है। अब ये भी कोई मेजर कंप्लेंट करने वाली बात नहीं है, लेकिन इंसान लालची होता है और मेरा लालच कह रहा है कि जब Realme आपको 18-20 हजार रुपए के फोन में IP69 तक की रेटिंग दे सकता है तो फिर 50,000 के फोन में भी हमें वो मिल सकती थी। मेजर कंप्लेंट नहीं है, बस एक फीडबैक है कि दिया जा सकता है। दूसरा, स्पीकर्स अच्छे हैं लेकिन मुझे इसके हाइस थोड़े से चुभने लगते हैं। मतलब ये थोड़ा छन छन ज्यादा करता है तो आप इसके मैक्सिमम वॉल्यूम पर बहुत देर तक लगातार इसको नहीं सुन पाओगे। बट अगेन ओवरऑल अगर मैं जज करूंगा तो स्पीकर्स अच्छे हैं, सेपरेशन बहुत अच्छा देता है। इसके बाद मैंने सोचा था कि इसकी बैटरी इसके अच्छे पार्ट्स में गिनी जाएगी, बट उसके अंदर भी अभी काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप मेरा ये यूज केस देख लो, मैंने फोन को दो तरीके से यूज करा, एक रोजगारों की तरह, एक बेरोजगारों की तरह। बेरोजगारों की तरह यूज करने पर 1 घंटा BGMI खेलने के बाद ये 21% बैटरी को डाउन कर लेता है। ये ड्रॉप 6500 mAh बैटरी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। इसके बाद 1 घंटा COD खेलने पर इसने 18% बैटरी ड्रॉप करी। गेंशिन इंपैक्ट के अंदर इसने बैटरी भी सबसे ज्यादा ड्रॉप करी और इसका CPU टेम्परेचर भी लगभग 70 डिग्री तक चला गया था। फिर 30 मिनट की 4K 30 FPS की वीडियो को रेंडर करने में इसने 44 मिनट लिए और उसमें इसने 18% बैटरी कंज्यूम करी। फिर फोन में 19% बैटरी बची हुई थी, मैंने नेटफ्लिक्स पर मूवी चला दी, 1 घंटा 26 मिनट के आसपास मूवी चली थी। ओवरऑल अगर आप बेरोजगारों की तरह मतलब हैवी तरीके से फोन को यूज करोगे तो आपको 5 घंटे से थोड़ा ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रोजगारों की तरह फोन यूज करते हो जहां पर मूवी, थोड़ा सोशल मीडिया और लाइट यूज केस है, तो वहां पर मैंने 100-0 नहीं करा है। जो काम के लिए जितनी बैटरी जा रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने नेटफ्लिक्स पर 2 घंटे 8 मिनट की मूवी देखी तो उसमें इसने 25% बैटरी ली। 2 घंटा 16 मिनट की वीडियो प्राइम पर देखने पर 26% बैटरी गई। 1 घंटा यूट्यूब यूज करने पर 12%, 1 घंटा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने पर 14%, 1 घंटा व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करने पर 15% और 30 मिनट के लिए गूगल मैप यूज करने पर इसने रात के एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर 9% बैटरी कंज्यूम करी। तो अगर आप ऐसे नॉर्मल काम करोगे तो आपको ये 7 घंटे के आसपास का SOT दे देगा। बाकी ये दोनों यूज केस तुम्हारे सामने है, अपने हिसाब से जो काम तुम करते हो उसके हिसाब से जज कर सकते हो कि आपका फोन कितना चलेगा। मेरे हिसाब से तो हर किसी के लिए एक दिन आराम से निकाल ही देगा, लेकिन मेरा OnePlus 15 तो यार वो खत्म ही नहीं होता था, ऐसा लगता था उसको चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चार्जिंग से याद आया कि वो भी इसकी थोड़ी अजीब ही है। देखो फोन के साथ आपको 67 वॉट का चार्जर मिलता है। मैंने इसे AC रूम और नॉन AC रूम दोनों जगह चार्ज किया और 0 to 100 करने में AC वाले रूम में इसने 1 घंटा 2 मिनट लिया और नॉन AC वाले रूम में 1 घंटा 12 मिनट। और 6500 mAh बैटरी 67 वॉट फास्ट चार्जिंग के हिसाब से ये टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा मुझे। मतलब 50 मिनट के आसपास फोन फुल चार्ज हो जाना चाहिए था, बट अगेन नो मेजर कंप्लेंट, अभी भी ये बहुत फास्ट है। इसी बहाने फोन से थोड़ा तो दूर रहोगे। चलो अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए मैंने ये फोन खरीदा था, द कैमरास। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन, 50 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। सामने की तरफ ये 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अब 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड से आप जो उम्मीद करोगे ये वैसा ही परफॉर्म करता है। डे लाइट के अंदर बहुत अच्छी फोटो लेता है, शार्पनेस कम मिलेगी क्योंकि ऑब्वियसली रेजोल्यूशन केवल 12 मेगापिक्सल है। लो लाइट के अंदर क्योंकि सेंसर भी छोटा है, रेजोल्यूशन भी कम है, तो आपको उतनी अच्छी फोटोज नहीं मिलती, बट काम चल जाए। लेकिन मुझे इसका मेन कैमरा पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये थोड़ी कॉन्ट्रास्टी फोटोज लेता है जिसकी वजह से डायनामिक रेंज थोड़ा सा कम हो जाता है, बट स्टिल मेजॉरिटी लोगों को ऐसी कॉन्ट्रास्टी फोटोज पसंद है, तो फिर यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है। अब इस कैमरा मॉड्यूल में लाइका सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखा गया है, इन्होंने इस फोन का लेंस डिजाइन करा है और सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग में हेल्प करी है। यहाँ पर आपको 2 मोड मिलते हैं, लाइका वाइब्रेंट और लाइका ऑथेंटिक। वाइब्रेंट नाम से समझ आ रहा होगा कि कलर्स थोड़े पॉप होंगे। ऑथेंटिक के अंदर लाइका के जो ओरिजिनल कैमरास थे वो जो कलर्स कैप्चर करते थे ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ मिमिक करने की यहाँ पर कोशिश करी जाती है। मुझे पर्सनली ऑथेंटिक ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर डीप और रॉ कलर्स आते हैं। स्किन टोन्स और शार्पनेस से भी मुझे कोई मेजर कंप्लेंट नहीं है, बहुत अच्छा है फॉर द प्राइस। मुझे प्रॉब्लम है इसके इस 5x लेंस से, जिसकी तारीफ सुनकर मैंने ये फोन खरीदा है और अपना OnePlus 15 बेचा है। देखो ये बुरी फोटोज तो बिल्कुल नहीं लेता, पेड़ पौधे, पत्तियां, जानवर, बिल्डिंग, इन सबकी फोटोज लोगे बहुत अच्छी आएगी, कलर्स भी ठीक आएंगे, डायनामिक रेंज भी बहुत अच्छी है, शार्पनेस उतनी नहीं मिलेगी बट ठीक है, चलता है। लेकिन मोस्टली जितने भी लोग 5x पर जाते हैं वो पोर्ट्रेट मोड के अंदर जाते हैं और वहां पर जैसे ही मैं इसके सामने किसी इंसान को ला देता हूं ये कलर्स कैप्चर करना भूल जाता है। मतलब इंसानों की स्किन ये बहुत ही फेडेड कर देता है। इन फोटोज को देखो, इनमें ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के अंदर खून ही नहीं है। बट हाँ, इस पोर्ट्रेट मोड की एक खास बात है कि ये एज डिटेक्शन बहुत खतरनाक करता है। बाकी सेल्फीज अच्छी है, डायनामिक रेंज अच्छी कैप्चर करता है, स्किन टोन की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और शार्पनेस की भी ऐसे मेजर कमी नहीं है। फोटोज देखने में बहुत अच्छी लगती है। और जितने भी आजकल के मॉडर्न स्मार्टफोन्स है ना, ये लोग स्किन टोन को ना थोड़ा सा स्मूथ और थोड़ा टेक्सचर फ्री बनाने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर मैं रैंक करता हूँ तो मुझे वीवो सबसे ज्यादा ये काम करता हुआ दिखता है, उसके बाद ओप्पो और सबसे लास्ट में शाओमी, विच मीन्स के शाओमी का ये जो ट्यूनिंग वाला पार्ट है ये बहुत अच्छा है। मतलब स्किन स्मूथ भी हो जाती है और बहुत ज्यादा ऐसे प्लास्टिकी भी नहीं लगती। वीवो में सबसे ज्यादा स्किन प्लास्टिकी दिखती है। अब इस कैमरा से रिलेटेड जितने भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई हैं वो सब की सब सॉफ्टवेयर से ठीक करी जा सकती हैं। मे बी शाओमी इसको कर भी दे। तो जब सारी चीजें ठीक हो सकती हैं तो मैं इस फोन को रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा? प्रॉब्लम क्या है? तो पहली प्रॉब्लम पोर्ट्रेट के अंदर स्किन टोन को अच्छे से ना ले पाना है, जो कि ठीक हो सकती है। बट दूसरी प्रॉब्लम इसके लेंस के अंदर। देखो, लाइका के जो ओरिजिनल कैमरास थे उसके जो लेंसेज हुआ करते थे वहां पर लेंस फ्लेयर एक बहुत ही फेमस फिनोमिनन था। मतलब लोग उसको एक कैरेक्टर की तरह जज करते थे। अब ये लेंस भी कभी कभी लेंस फ्लेयर लेता है, लेकिन वो तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वो कंट्रोल तरीके से हो। कई बार कई सिचुएशन के अंदर इसका लेंस फ्लेयर अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जिससे फोटो पूरी खराब हो जाती है। बाकी फोटोज के लिए तो सॉफ्टवेयर अपडेट आ ही जाएगा, उसके लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन मेन प्रॉब्लम है इसके वीडियोस की। क्वालिटी चलो ठीक है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इसकी रिलायबिलिटी की। जैसे ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आजकल लोग थिएटर वगैरह में शो देखने नहीं, वहां की स्टोरीज डालने जाते। अब मैं भी ऐसी एक स्टोरी कैप्चर कर रहा था, लेकिन मुझे इस सब्जेक्ट पर बार बार क्लिक करना पड़ रहा था ताकि एक्सपोजर मेंटेन रहे। जैसे ही सीन चेंज हो जा रहा था, एक्सपोजर वापस से खराब हो जा रहा था, मुझे वापस से टैप करना पड़ रहा था। ये वाली प्रॉब्लम सस्ते फोन्स के अंदर आती है जहां पर ISP इतना अच्छा नहीं होता। 55,000 रुपए देने के बाद ये मुझे थोड़ा इसका बड़ा नेगेटिव लगा। बाकी मेन कैमरा से 4K 30 FPS के अंदर ये वाली वीडियो कैप्चर करी हुई है और आप मेन कैमरा का लो लाइट परफॉर्मेंस देखो, यहाँ पर कितनी सारी नॉइज है। इसके बाद इसका अल्ट्रा वाइड 4K 60 सपोर्ट नहीं करता, ऑल्दो इस प्राइस में करना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 4K 30 से भी काम चल जाएगा। इसका मेन और टेलीफोटो लेंस दोनों 4K 60 FPS सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने मेन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी तो आप 5x में स्विच नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जो आपको 6x तक दिख रहा है ये डिजिटल जूम है, यहाँ पर 5x किक इन नहीं हो रहा। इसी तरह अगर आप 5x से वीडियो बनाना शुरू कर दोगे 4K 60 FPS के अंदर तो आप उसको 1x पर स्विच नहीं कर पाओगे। तो जब दोनों ही लेंस 4K 60 पे सपोर्ट करते हैं तो ये Xiaomi ने क्यों करा है पता नहीं। लेकिन हाँ, 4K 30 क्योंकि सारे लेंसेज सपोर्ट करते हैं तो वहां पर स्विचिंग बहुत आराम से होती है। इवन फ्रंट कैमरा के अंदर भी आप स्विच कर सकते हो। तो फोटोज में तो देखो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, जो दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी, बट वीडियोस में अभी इस फोन को बहुत ज्यादा काम करना है। ओके, तो ये सारी वो बातें थी जो इस फोन की अच्छी हैं, लेकिन अभी भी उसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती है। अब बात करते हैं उनकी, जिसकी वजह से मैं आपको ये फोन रिकमेंड नहीं कर रहा। सबसे पहला है द परफॉर्मेंस। मैं छोड़ो 55,000 रुपए के अंदर डायमेंसिटी 8500 अल्ट्रा को कोई भी क्रिएटर जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैंने इसमें बेंचमार्क टेस्ट नहीं करा है क्योंकि उसको करने के लिए मुझे बाहर से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और बाहर के APK इसके अंदर इंस्टॉल नहीं होते, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप इस प्ले प्रोटेक्ट को ऑफ नहीं कर सकते। जब तक ये ऑफ नहीं होगा बाहर का कोई भी APK इसके अंदर डाउनलोड नहीं होगा। लेकिन बेंचमार्क वगैरह से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इस फोन को 20 दिन हो गए हैं यूज करते हुए, तो मैं आपको परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी जानकारी दे सकता हूँ। देखो, सोशल मीडिया यूज करना हो, मूवीज देखना हो या नॉर्मल डे टू डे काम करना हो, उसमें मुझे इसमें और S26 अल्ट्रा की परफॉर्मेंस में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं लगा। ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग, एनिमेशन, स्मूथनेस सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अगर मैं अपने हिसाब से जज करूं तो परफॉर्मेंस में ऐसा कोई कमी नहीं है, लेकिन ये तब तक है जब तक मैं घर के अंदर हूं। जैसे ही मैं इसे घर के बाहर लेकर जाता हूं इसकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाती है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि जब इनका Redmi Turbo 5 इन्होंने लॉन्च करा है उसके अंदर भी सेम प्रोसेसर है, लेकिन वो BGMI को 120 FPS पे चला पाता है, ये नहीं चला पा रहा। तो इसके पीछे मेरी एक हाइपोथेसिस है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले आप इसके कैमरा की परफॉर्मेंस देखो। मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए सिर्फ 3 मिनट हुए हैं, यहाँ पर आप लैग देखो कितना ज्यादा हो रहा है। मैं हाथ घुमा रहा हूँ, उसके ऑलमोस्ट 1-1.5 सेकंड के बाद फ्रेम मूव हो रहा है। इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग बंद करके जब दोबारा चालू कर रहा हूं तो उसके बाद भी ये देखो फ्रेम कितने ज्यादा स्किप कर रहा है। और ये सिर्फ डिस्प्ले के अंदर नहीं हो रहा, जो वीडियो एक्चुअल कैप्चर हो रही है उसके अंदर भी फ्रेम स्किप हो रहे हैं। इसके बाद एक दिन तो इसने मुझे फंसा ही दिया था। मैं बिरयानी खा रहा था नॉर्मली, और खाते खाते मैंने सोचा कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। मैं फोटोज खींच रहा हूँ, इधर उधर कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। मैंने कैमरा को बेसिकली 10 मिनट तक बंद नहीं करा। पहले इसने 3-4 मिनट के अंदर अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर लिया, लेकिन उसके बाद इसने अचानक से ब्राइटनेस कंप्लीटली ड्रॉप कर दी। मुझे इसको बंद करके जेब में 2-3 मिनट के लिए रखना पड़ा, तब जाकर ये वापस से ठीक हुआ। तो ये परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ, ये प्रूफ नहीं है, बस मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि इसका थर्मल मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी वजह से आउटडोर में जब मैं एक दिन गेम भी खेल रहा था किसी का वेट करते करते, उस दिन भी ये बहुत ज्यादा फ्रेम्स ड्रॉप कर रहा था। घर के अंदर कुछ ड्रॉप नहीं कर रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन घर के बाहर फ्रेम्स बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहे थे। और 2-3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ये परफॉर्मेंस जो आ रही है वो यही बता रही है कि थर्मल मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा नहीं है। रेडमी का अच्छा है, इस वजह से वो 120 FPS भी सपोर्ट करता है और ये नहीं कर पा रहा। तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब कोई 55,000 रुपए का फोन लेता है तो वो 1-2 साल के लिए नहीं लेगा।
और क्योंकि ये एक कैमरा फ़ोन है तो इससे फ़ोटोज़ बहुत खींचेंगी, स्टोरेज बहुत जल्दी भरेगी, और एक बार अगर स्टोरेज भर गई तो अभी ही इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो स्टोरेज भरने के बाद तो सारे ही फ़ोन्स अपनी परफॉर्मेंस को ड्रॉप करते हैं। तो सोचो उस टाइम पर ये 55,000 रुपये छोड़ो, ये 25,000 के आसपास की भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। अब परफॉर्मेंस के बाद जो दूसरी मेजर चीज़ है जिसकी वजह से मैं फ़ोन रिकमेंड नहीं कर रहा, वो है HyperOS। देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये OS बुरा कहीं से भी नहीं है। इनफैक्ट इसके अंदर कितने सारे ऐसे फीचर्स हैं जो पर्सनली मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगे, और मैं चाहता हूं कि बाकी ब्रांड्स भी ये जरूर कॉपी करें। जैसे अगर आप यहां पर जाकर वॉल्यूम बटन को प्रेस करके रखते हो तो आपको साइलेंट और DND पर करने के लिए एक टाइमर का स्लाइडर मिल जाता है, और ये बहुत काम की चीज है। अब ये काम की चीज कैसे है वो देखो। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ, मीटिंग करने के लिए मैं अपने फोन को DND पे डाल देता हूँ, लेकिन वापस उसको DND से हटाना भूल जाता हूँ। तो वहां पर अगर कोई मुझे कॉल करता है, वो करता ही रह जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर मुझे पता है कि मेरी मीटिंग आधे घंटे तक चलेगी, मैं आधे घंटे के लिए इसका टाइमर ऑन कर दूंगा, अपने आप आधे घंटे के बाद मेरा DND ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही मैं साइलेंट करने का टाइमर लगा सकता हूँ। इसके अलावा एक और मुझे बहुत यूनिक चीज दिखी जो किसी भी UI के अंदर नहीं दिखती, वो है रात में जब मैं इसके अंदर मूवीज वगैरह देख रहा था, तो रात में जनरली वेब सीरीज वगैरह देखते टाइम मैं अपने फोन की ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मैनुअल कंट्रोल ज्यादा पसंद है। अब एक दिन क्या हुआ, मैंने ऐसे ही ऑफ कर दिया था, रात में सो गया, सुबह उठा, फोन को बिना देखे बाहर निकल गया। अब बाहर इतनी ज्यादा धूप थी और मैंने ब्राइटनेस बिल्कुल कम कर रखी थी, जिसकी वजह से ब्राइटनेस को बढ़ाने का भी ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा था। तो HyperOS के अंदर आप जैसे ही ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ करते हो, आपको ये वाला ऑप्शन दिखता है, आप इसे ऑन कर दो। इससे जैसे ही आप सनलाइट में जाओगे या फोन सन को डिटेक्ट करेगा, वैसे ही फोन ऑटोमेटिकली ऑटो ब्राइटनेस जो ऑफ था उसको ऑन कर देगा, ताकि फोन ब्राइट अप हो जाए। ऐसे फीचर्स के साथ Xiaomi इस बार आपको 4 साल की OS और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी दे रहा है। तो Xiaomi काम तो देखो अच्छा कर रहा है, बट प्रॉब्लम है Xiaomi के हिस्ट्री के साथ। MIUI जब था तब भी बग्स हुआ करते थे, HyperOS के अंदर भी आपको बग्स मिलते हैं। जैसे ये देखो, मैं स्लाइड डाउन करता रहता हूँ, नोटिफिकेशन पैनल आता ही नहीं है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस की भी कमी है। जैसे एक दिन मैं गाड़ी धुलवाने गया था, वहां पर मुझे उसकी स्लो मोशन वीडियो लेनी थी, लेकिन मुझे कहीं ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। बाद में YouTube पर देखने पे मुझे पता चला कि यहाँ से ऊपर स्वाइप अप करने पे मुझे ऑप्शन दिखेगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन ऐसे छुपा नहीं रहना चाहिए था। बाकी इस फोन के अंदर एड्स भी आपको मिलते हैं, 55,000 के फोन से एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन जैसा मार्केट चल रहा है वहां पर चलो ठीक है, आप बाहर दे दो, लेकिन आप तो अपने एप्लीकेशंस के अंदर भी ऐड दे रहे हो। और अगर आप सोच रहे हो कि HyperOS चलो ठीक है, हम तो कस्टम OS डाल लेंगे, क्योंकि एक टाइम पर कहावत इतनी फेमस हो गई थी कि Xiaomi का फोन खरीदो, उसके अंदर कस्टम OS डालो, आपके पास एक बेस्ट स्मार्टफोन बन जाएगा। लेकिन HyperOS के आने के बाद आप ये कस्टम रोम भी इनके अंदर नहीं डाल सकते। Xiaomi ने इस काम को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर दिया है। तो अगर आप सोच रहे थे ये काम करने का, तो आपके लिए बुरी खबर है। और जो मैं हिस्ट्री वाली बात कर रहा था, वहां पर भी यूजर्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती है कि Xiaomi के फ्लैगशिप फोन्स के अंदर भी अपडेट्स आने बंद हो जाते हैं। जो अपडेट्स आते हैं वहां पर बग्स काफी सारे रहते हैं, और इनके फोन की एजिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती। मतलब जैसे जैसे फोन पुराना होता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। तो मेरा ये फोन खरीदने का सिर्फ ये रीजन था कि सैमसंग और आईफोन देखो ट्रेडिशनल DSLR वाली फोटो नहीं ले पाते, ये ले लेता है कभी कभी, बट क्योंकि वीडियो में प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर अपडेट की हिस्ट्री जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही है, और मेन कंसर्न परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी नहीं है, जितने मैंने सोचा था उससे भी बुरी है। तो इस वजह से मैं इसको किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, और OnePlus 15 को बेचकर ये लेना मेरे लिए गलत डिसीजन साबित हुआ। तो अब ये फोन नहीं लेना तो फिर आप क्या ले सकते हो? देखो, अगर आपको Xiaomi का ही फोन लेना है, HyperOS बहुत ज्यादा पसंद है, तो अभी इनका Redmi Turbo 5 लॉन्च हुआ है। कैमरा को छोड़कर वो एग्जैक्टली सेम फोन है, उसमें आपको सेम डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, सेम प्रोसेसर होने के बाद भी 120 FPS की गेमिंग मिल रही है। इसमें सिर्फ 90 FPS की मिलती है। तो Xiaomi ग्रुप का फोन लेना है तो वो ले सकते हो, वो आपको 35-36 हजार रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको खर्च करने ही है 50,000 से ऊपर, तो वहां पर मेरे पास आपके लिए 3 ऑप्शन है। पहला, Vivo X200T, ये स्टॉक में आता जाता रहता है, तो अगर स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो थोड़े दिन का वेट करो, मे बी आ जाएगा। 51,000 के आसपास मिल जाता है, अच्छी डिस्प्ले है, इससे बेटर कैमरा सिस्टम आपको मिलता है, वीडियो के अंदर भी वो प्रॉब्लम नहीं है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। दूसरा, परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो iQOO 15R ले सकते हो, लेकिन याद रहे इस फोन के लिए आपको 45,000 रुपए से ज्यादा नहीं देना है, और उस प्राइस के अंदर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी देख लो, इस प्राइस के अंदर ये सबसे बेस्ट फोन है। तीसरा ऑप्शन है Motorola Signature। Motorola ने हाल फिलहाल में अपने कैमरा पर बहुत अच्छा काम किया है, और उनकी सॉफ्टवेयर पॉलिसी भी पहले से बेटर हुई है, बट स्टिल सॉफ्टवेयर उतना पॉलिश नहीं है, और इसकी भी एजिंग उतनी अच्छी नहीं होती।
बट स्टिल मेरे हिसाब से मोटरोला इज बेटर देन द Xiaomi राइट नाउ। बाकी OnePlus 15 75,000 से नीचे एक बहुत अच्छा फोन था, अभी उसका प्राइस इतना हो गया है कि मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी ये फोन आपने किसी का इन हैंड फील करके देख लिया, आपको बहुत अच्छा लगा है तो स्टिल मैं रिकमेंड आपको नहीं करूंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं मिलेगी आपको। बाकी अगर लैपटॉप वगैरह लेना है तो उसके लिए यहाँ पर पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।